हेलो एवरीवन, BAPS प्रमुख एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्रमुख एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करने में बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमने यूपीएससी, जीपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस की शुरुआत की है। इवन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर हम फंडामेंटल राइट के टॉपिक को समझ रहे थे, हमने यहाँ तक क्वेश्चन देख लिया था। अब हम बात करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन है वो क्या बन रहा है कि इस टॉपिक को लेके, वो राइट टू एजुकेशन को लेके है कि राइट टू एजुकेशन was added to the constitution to provide free and compulsory education to children of which age group। मतलब क्या, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके सन 2002 में क्या जोड़ा जाता है? राइट टू एजुकेशन जोड़ा जाता है। राइट टू एजुकेशन जोड़ा जाता है। और राइट टू एजुकेशन जोड़ा क्यों गया? क्योंकि एजुकेशन देने की जो बेसिक बात थी वो डीपीएसपी में ऑलरेडी पहले कर दी गई थी, है ना। जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था, उसी दौरान डीपीएसपी बनाया। तो डीपीएसपी में पहले ही बात थी कि हम मौलिक शिक्षा देंगे सभी बच्चों को, लेकिन तब कैपेबिलिटी नहीं थी। लेकिन सन 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है और आर्टिकल 21A में शामिल किया जाता है कि इसको शिक्षा के अधिकार को शामिल किया जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखनी है। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में किसको शामिल किया जाता है? शिक्षा के अधिकार को शामिल किया जाता है। तो एक तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे बात होती है किस आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए जोड़ा गया। तो किस एज ग्रुप को दिया जाएगा? 6 से 14 वर्ष को। अब 0 से 6 फंडामेंटल ड्यूटी में जोड़ दिया गया है। तो 0 से 6 बच्चों को फंडामेंटल ड्यूटी में जोड़ दिया गया, उनको शिक्षा दी जाएगी। लेकिन ये हमारा कर्तव्य होगा, पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। यहाँ 6 से 14 वर्ष में सरकार की ड्यूटी यहाँ पे है, किसी का राइट है। तो यहाँ पे आर्टिकल 21A 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार को लेके यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही आंसर होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आर्टिकल 23 और 24 जो बात करता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात यहाँ पे करता है। तो आर्टिकल जो 23 है वो बात करता है प्रोहिबिशन ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड बैगर, है ना। अगर हम देखें 23 बात का मानव तस्करी और बेगारी से प्रतिबंधित करता है। मानव तस्करी क्या होती है? तो ह्यूमंस को बेच के एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको भेजना, पैसे में उनकी कीमत लगाना, उनको बेचना मानव तस्करी कहलाता है। और भारत या अन्य देशों में अगर हम देखें, स्टार्टिंग में देखें या अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में जाते हैं तो अफ्रीका से बहुत सारे लेबर को बेचा जा रहा था। कहाँ पे? यूएस में या अमेरिका या यूरोपियन कंट्री में बेचा जाता था और वो दास की तरह काम करते थे। पहले भारत में भी ये चीज चलती थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया और इलीगल डिक्लेयर किया गया। साथ ही बेगारी का मतलब क्या है? जबरन किसी से काम करवाना। तो जबरन किसी से काम नहीं कराया जा सकता, बिना पेमेंट दिए किसी से काम नहीं कराया जा सकता। ये भी क्या है? इलीगल है, ये भी प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। वहीं आर्टिकल 24 कंप्लीटली प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर इन ऑल ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस एज पर द 2016 अमेंडमेंट। अनुच्छेद 24 बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार सभी व्यवसायों प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। मतलब क्या? तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है कि ऐसे बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता जो 14 वर्ष की उम्र से कम है, किसी व्यवसाय किसी ऐसी प्रक्रिया में पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हैं। ये अनुच्छेद 24 कहता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा C 1 2। यहाँ पे दोनों करेक्ट है। एक अधिनियम है श्रम निषेध अधिनियम 2016, जिसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 14 वर्ष से कम बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता है, ये बात यहाँ पे। लेकिन अगर आप घर में बच्चों से काम कराया जा सकता है, घर में छोटे बच्चों को काम दिया जा सकता है, वो इस एक्ट में नहीं आता। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। अब हमने देख लिया आर्टिकल 12 13 देखा हमने, 14 देखा, 15 हमने देखा, 16 हमने देखा, 17 18 को हमने समझा था, 19 भी हमने यहाँ पर देखा और 20 21 भी हमने यहाँ पर देखा। 20 हमने यहाँ पर देख लिया था। फिर फिफ्थ क्वेश्चन 20 आर्टिकल 20 देख लिया था। 21 में हमने यहाँ पर देखा। फिर 23 24 हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, फिर बात आती है किसकी? ये क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की। Which of the following fundamental right are available only to citizens of India, not to a foreigner?
कौन कौन से अधिकार फंडामेंटल राइट भारतीय सिटीजन्स को मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 14, 20, 21, 22, ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30, 25, 26, 27, 28, ये 14, 19, 20, 21, इसमें कौन सा सही होगा? तो सही आंसर हो जाएगा 15, 16, 19, 29, 30। आर्टिकल 15 मतलब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को हक दिया जाएगा। अभी विदेशियों को तो नहीं दिया जा सकता ना, विदेशियों के साथ तो भेदभाव हो सकता है। आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात है, तो विदेशियों को तो ये नहीं मिलेगा पूरा राइट, तो 19 नहीं मिला। 29 मतलब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करना, उनको मैनेज करना, तो ये 29, 30 में राइट दिए गए हैं, तो ये विदेशियों को नहीं मिल सकता। नहीं, यहीं बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट खोल दिए जाएंगे, है ना। तो ये जो राइट हैं ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है, बाकी जो राइट है वो विदेशियों को भी प्राप्त हैं, ठीक है, ये विदेशियों के नहीं है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ? अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप देखोगे, इन विच लैंडमार्क केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973 कैन बी जुडिशियली स्क्रूटनाइज्ड इफ दे वायलेटेड फंडामेंटल राइट। किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखिए, मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन का जो क्लास लिया था उसके भी एमसीक्यूज हमने किए थे, वहां पर हमने इसके बारे में बताते, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए क्या हो रहा था कि 9th शेड्यूल इमर्ज ऐसे हो के आया है कि हर चीज का जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए। हर चीज को अगर हम जुडिशियल रिव्यू पर जाते हैं तो कभी भी काम ही आगे नहीं बढ़ पाएगा लेजिस्लेचर का। तो 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया कि लैंड रिफॉर्म के संबंधित जो मामले हैं उनके लिए हम 9th शेड्यूल में जो अमेंडमेंट करेंगे उनको डाल दिया करेंगे, जो चेंजेस करेंगे उसे 9th शेड्यूल में रखेंगे। लेकिन बाद में क्या होने लगा कि जो भी लेजिस्लेचर ये चाहती थी कि इस कानून का रिव्यू जुडिशरी ना करे तो उनको वो 9th शेड्यूल के अंतर्गत डाल देती थी, 9वीं अनुसूची में डाल देती थी। बाद में एक मामला आता है, आईआर कोलेहो का मामला आता है। आईआर कोलेहो के मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई भी कानून 1973 से बाद का है, कोई भी कानून 1973 से बाद का है, उसका जुडिशियल रिव्यू हम करेंगे, भले ही आप उसको 9th शेड्यूल में क्यों ना डाल दो। तो ये आईआर कोलेहो मामले में आया, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है और यही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी, इसका सही आंसर भी हो जाएगा कि आईआर कोलेहो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद बनाए गए 9वीं अनुसूची कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकते हैं यदि वो मौलिक अधिकारों का मूल संरचना को उल्लंघन करते हैं। तो कोई भी ऐसा कानून जिसमें फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उसको 9th शेड्यूल में अगर डाला गया तो जुडिशरी उसका रिव्यू कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू में किया जा सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से फंडामेंटल राइट लंबित नहीं किए जा सकते हैं? 19-20 है, 14-15 है, 14-19 है, 20-21 है, 21-22 है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 अपराधों के दोष चिन्हित संबंध संरक्षण प्राण स्वतंत्रता, मतलब बेसिक जो ह्यूमन लाइफ है उसको लेके जो राइट्स हैं आर्टिकल 20-21, इनको किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ऐसा 1978 में आई थिंक डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि इमरजेंसी के बाद जब देखा गया कि जो फंडामेंटल राइट है सबसे ज़्यादा वायलेट हुए इमरजेंसी के दौरान, तो ये फैसला बाद में लिया गया कि इन दो जो फंडामेंटल राइट हैं इनको एनी हाउ सस्पेंड नहीं करेंगे। तो ये बात यहाँ पर हमने देखी। अब हमने यहाँ पर ओवरव्यू अगर आप देखो तो जो आर्टिकल रह जा रहे हैं, है ना, आर्टिकल 25 से लेके 28 के बारे में बात है ना। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात होती है, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता की बात होती है आर्टिकल 25 में, है ना। किसी भी धार्मिक संस्थान को प्रबंधन करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में है ना। प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता 27 में है। तो इस तरह के आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में है। 29 और जो 30 है माइनॉरिटी को लेके, प्रोटेक्शन को लेके है। आर्टिकल 31 जो फंडामेंटल राइट में संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया। आर्टिकल 32 रिट के संबंध में शक्तियां उसमें मेंशन है ना, रिट के संबंध में पर आर्टिकल 32 में है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे कि जो फंडामेंटल राइट है 12 से 35 तक यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं। एक डिटेल लेक्चर में लेके आऊंगा फंडामेंटल राइट पर, है ना, लेकिन ये 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है उसको लेके यहाँ पे हमने इसे डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीपीएसपी को लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।